जंग सूडान में जरूर हो रहा है, लेकिन इसका रिमोट विदेश में किसी और के हाथ में है। ये सिर्फ सिविल वार नहीं, ये एक इनविजिबल वार मशीन है जिसमें खून सूडान का बह रहा है और मुनाफा विदेश के लोगों को हो रहा है। बीबीसी अफ्रीका आई रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की लड़ाई सिर्फ दो आर्म्ड ग्रुप की टक्कर नहीं है। एनालिस्ट्स के हिसाब से ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है, यानी इस वार के पीछे कई देशों के छुपे हुए फायदे छुपे हुए हैं। अब यह समझना बहुत ही जरूरी है कि सूडान की लड़ाई का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ पॉलिटिक्स या पावर नहीं, बल्कि एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम है रेड सी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेड सी एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। अगर रेड सी रुक गया तो दुनिया का पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, शिपिंग कंपनी सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, फूड के कार्गो, मिलिट्री ट्रक सब इसी रास्ते से जाते हैं। यह दुनिया का लाइफलाइन ट्रेड रूट है। रेड सी का सबसे बड़ा पॉइंट है सुएज कैनाल। यह कैनाल इजिप्ट में है और दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरवेज में से एक है। अल जजीरा के अनुसार सुएज कैनाल से रोजाना हजारों करोड़ का ट्रेड होता है। इसका मतलब जो भी रेड सी को कंट्रोल करेगा वो इनडायरेक्टली सुएज कैनाल के ट्रैफिक को इफेक्ट कर सकता है। यह छोटा सा मैप नहीं है दोस्तों, यह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज है। सूडान का सबसे बड़ा पोर्ट, जिसका नाम है पोर्ट सूडान, रेड सी के बिल्कुल साथ में है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के अनुसार जो पोर्ट सूडान को कंट्रोल करेगा वो रेड सी के वेस्टर्न साइड का असली ओनर बन जाएगा। यानी अगर सूडान स्टेबल और स्ट्रोंग हो जाए तो सूडान के पास रेड सी का असली गेट आ जाएगा। सूडान फिर खुद डिसाइड करेगी कि कौन सा शिप्स गुजरेंगे, कौन से रूट्स अलाउड होंगे और कौन पैसे देकर एंट्री लेगा, और प्रोड्यूसर कंट्री को इसका रेंट भी देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इजिप्ट की सारी इकोनॉमी सुएज कैनाल पर चलती है। अगर सूडान स्ट्रोंग हो गया और रेड सी पर इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो इजिप्ट का कंट्रोल कम हो जाएगा। इसीलिए इजिप्ट नहीं चाहता है कि सूडान कभी स्टेबल हो, वो तो चाहता है कि बस सूडान में वार हो, लड़ाई हो और ये अनस्टेबल ही रहे। सऊदी और यूएई दोनों रेड सी के ईस्टर्न साइड पर बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहे हैं। सऊदी का NEOM प्रोजेक्ट, यूएई का मेगा पोर्ट्स। अगर सूडान अपना पोर्ट्स को स्ट्रोंग कर ले तो उनकी बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट डेंजर में आ जाएंगी। इसीलिए वो चाहते हैं सूडान वीक रहे ताकि कंपटीशन ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स रेड सी को अपना नवल शिप्स का रूट मानता है। यूएस नेवी इस रूट पर सिक्योरिटी मेंटेन करती है। अगर सूडान यहाँ पावरफुल हो गया तो यूएस का कंट्रोल कम हो जाएगा। अमेरिकन इंटरेस्ट सिंपल है, सूडान ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए। रेड सी के साउथर्न गेट बाब अल मंदीब इजराइल और ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल चाहता है कि ये गेट उसके इन्फ्लुएंस में हो, ईरान चाहता है इस गेट पर अपना प्रेशर डाले। अगर सूडान यहाँ पावरफुल हो गया तो इन दोनों का प्लान बिगड़ जाएगा। रेड सी का कंट्रोल का मतलब है पावर, मनी, ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर सूडान स्टेबल हो जाए तो वो एक दिन में अफ्रीका का दुबई बन सकता है। पर प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि दुनिया वाले चाहते ही नहीं है कि सूडान स्ट्रोंग हो, क्योंकि अगर सूडान स्ट्रोंग हो गया तो रेड सी का मालिक सूडान बन जाएगा और बाकी के सारे कंट्रीज को अपनी पावर लॉस करनी पड़ेगी। अगर सूडान वीक रहेगा, डिवाइडेड रहेगा तो रेड सी किसी एक के कब्जे में नहीं जाएगा। हर कंट्री अपना अपना फायदा निकालती रहेगी। किसी को भी पावरफुल सूडान बिल्कुल नहीं चाहिए। यही वह जियोपॉलिटिक्स है जो सूडान की जंग को कभी रोकने ही नहीं देती। यही इस वार का सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ रीजन है। सूडान की वार को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो जवाब बहुत ही सिंपल है, यह वार सोना चला रहा है। CNN इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सूडान से हर साल अरबों डॉलर का सोना इलीगल तरीके से स्मगल होता है। यूनाइटेड नेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार सूडान का 70% से ज्यादा गोल्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कभी आता ही नहीं, वह डायरेक्ट ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। यानी एक देश जिसमें लोग भूख से मर रहे हैं, उसी देश का सोना दुनिया के ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। सूडान का सबसे ज्यादा सोना डारफर, साउथ कोर्डोफन और जबल अमेर जैसे इलाकों में मिलता है। बीबीसी अफ्रीका आई के अनुसार इस जमीनों पर वारलॉर्ड्स, मिलिटिया और आर्म्ड ग्रुप्स का कंट्रोल होता है। इन्हें माइनिंग कंपनीज नहीं चलाती, बल्कि ये पूरा का पूरा गन्स के जरिए चलने वाला बिजनेस बना हुआ है। जितना ज्यादा सोना इनके हाथ होगा उतना ज्यादा इनके पास पावर होगी। सूडान में गोल्ड एक्सट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है। लोकल लोग मजबूरन माइनिंग करते हैं,
आर्म्ड ग्रुप्स उन्हें प्रोटेक्शन फी या टैक्स लगाते हैं। माइनिंग कंपनीज ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होती, गोल्ड बार्स बिना रिकॉर्ड के ही बनते हैं। ये बार्स बॉर्डर पर बेच दिए जाते हैं या फिर कार्गो फ्लाइट में छुपा कर निकाला जाता है। यूएन एक्सपर्ट्स के अनुसार सूडान में एक भी मेजर गोल्ड माइंस पूरी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑपरेट नहीं कर रहा, यानी पूरा गोल्ड सिस्टम इलीगल अनरेगुलेटेड आर्म्ड ग्रुप्स के कंट्रोल में है। अब सवाल यह है दोस्तों कि सूडान का सोना जाता कहां है? तो CNN, रॉयटर्स और यूएन रिपोर्ट्स में एक ही पैटर्न बार बार सामने आया है। डारफर से जबल अमीर तक गोल्ड कलेक्ट होता है। आर्म्ड ग्रुप्स ट्रक में गोल्ड बार्स बॉर्डर तक ले जाती है। चाड और लीबिया के रास्ते में स्मगलिंग होती है, वहां से एयर कार्गो फ्लाइट उठती है और सोना मिडिल ईस्ट के रिफाइनरीज में पहुंच जाता है। BBC अफ्रीका आई रिपोर्ट के हिसाब से सूडान का इलीगल गोल्ड मोस्टली UAE दुबई में रिफाइन होता है। यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के अनुसार सूडान का इलीगल गोल्ड आर्म्ड ग्रुप के लिए ATM मशीन जैसे काम करती है। एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, गोल्ड कैश वेपन्स वार मोर गोल्ड। मतलब गोल्ड मिलेगा तो कैश मिलेगा, कैश मिलेगा तो वेपन्स मिलेगा, वेपन्स मिलेगा तो वार होगा और वार होगा तो और ज्यादा गोल्ड मिलेगा। इस साइकिल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितनी लंबी वार चलेगी उतना ज्यादा गोल्ड निकलकर ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। यह सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, यह इस वार का पेट्रोल बन चुका है जिसने इस फायर को जिंदा रखा हुआ है। सूडान की जंग इसलिए चल रही है क्योंकि वेपन्स का फ्लो रुकता ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वार रुक क्यों नहीं रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से सूडान में एक वार इकोनॉमी बन चुकी है, यानी जंग से पैसा बन रहा है। सूडान के अंदर कुछ लोगों को पावर, टेरिटरी और गोल्ड माइंस पर कंट्रोल मिल रहा है। अगर ये वार रुक गई तो उनका ये सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज भी चाहती है कि सूडान वीक रहे, क्योंकि वीक सूडान का मतलब है रेड सी पर उनका इन्फ्लुएंस सेफ। अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, सूडान की वार सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं चल रही। ये वार सिर्फ बॉर्डर्स, ट्राइब्स या आर्मीज की नहीं है। इस पूरी लड़ाई को अगर कोई एक चीज चलाती है तो वो है सोना। गोल्ड के बिना यह जंग एक दिन भी नहीं टिक सकती। जितना ज्यादा सोना निकलता है उतना ज्यादा वेपन्स आते हैं, जितना वेपन्स आते हैं उतना ज्यादा खून बहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस जंग का असली इंजन है द गोल्ड माफिया नेटवर्क। BBC अफ्रीका आई के हिसाब से जबल अमीर में जितना सोना है, अगर सूडान इसको लीगल तरीके से बेचे तो पूरा सूडान खड़ा हो सकता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। यहाँ का सोना सरकारी दफ्तर में नहीं जाता, यह सोना गन्स, गैंग्स और मिलिटियाज के कंट्रोल में रहता है। पहले गरीब मजदूर लोग जमीन पर गहरी खुदाई करते हैं, मिट्टी को मशीन या पैन में वॉश किया जाता है, सोना छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। आर्म्ड ग्रुप आते हैं, 30 से 40% टैक्स ले जाते हैं, बाकी गोल्ड को एक मिडिलमैन कलेक्ट करता है, फिर यह गोल्ड बैग्स में पैक होता है और ट्रक्स बॉर्डर की तरफ चला जाता है। यूएन रिपोर्ट के हिसाब से सूडान का 70% गोल्ड कभी भी सरकारी रिकॉर्ड में आता ही नहीं। यह पूरा सिस्टम माइनिंग, आर्म्ड ग्रुप, स्मगलर, रिफाइनरी के पैटर्न पर चलता है। मतलब पहले गरीब लोग माइनिंग करते हैं, फिर आर्म्ड ग्रुप के हाथ में जाता है, फिर स्मगलर के पास जाता है और स्मगलर के पास से फिर रिफाइनरी के लिए विदेश भेज दिया जाता है। गोल्ड का मतलब पावर और पावर का मतलब है वार। सूडान में सोना सिर्फ सोना नहीं, यह एक करेंसी है। इससे पैसा मिलता है, पैसे से वेपन्स मिलता है, वेपन से और एरियाज कैप्चर होते हैं और नए एरियाज में और ज्यादा सोना निकलता है। यह एक डेंजरस साइकिल है जो खुद को खुद ही फ्यूल करती है। गोल्ड माइंस का एटमॉस्फेयर बिल्कुल जहन्नम जैसा होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से सूडान की इलीगल माइंस में चाइल्ड लेबर, हजारडस केमिकल, कोलैप्स शाफ्ट्स और जीरो सेफ्टी होती है। हर साल हजारों लोग माइन गिरने या गैस से मर जाते हैं, पर यह डेथ्स कभी भी न्यूज में नहीं आती क्योंकि यह डेथ एक बिजनेस कॉस्ट बन चुकी है। सोना भले ही जमीन के अंदर छुपी है, लेकिन उसका खून जमीन के ऊपर बह रहा है। यही है गोल्ड माफिया नेटवर्क का असली दरवाजा। अब हमने तो देख लिया कि सूडान से सोना विदेशों में कैसे जाता है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि हथियार सूडान में आते कैसे हैं? क्या यह सिर्फ ब्लैक मार्केट का कमाल है या इसके पीछे पावरफुल कंपनीज, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और कभी कभी स्टेट्स भी हैं? सूडान के रेगिस्तान में एक ऐसी मूवमेंट चलती है जो दुनिया के नजरों से हमेशा छिपी रहती है। रात के वक्त धूल से भरी हवा में लंबे ट्रक कार्बन्स बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। यह ट्रक एक दूसरे से
जुड़कर चलते हैं, जैसे किसी इनविजिबल हाईवे का हिस्सा हो। कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बस एक ही काम, वेपन्स को सूडान के जंगली इलाकों तक पहुंचाना। हर ट्रक में होता है एमओ बॉक्सेस, रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल और कभी कभी ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स। ये कन्वॉयज सूडान की जंग का जमीनी पाइपलाइन है। सूडान के आसपास के 3 देश चाड, लीबिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यही सब आर्म सप्लाई के रियल गेटवे बन चुके हैं। इन बॉर्डर्स को पोरस बॉर्डर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोई रियल सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है। लोग, ट्रक्स, स्मगल माल सब कुछ आसानी से अंदर बाहर होता है। चाड के डिजर्ट मिलिटियाज वेपन्स को स्टोर करके आगे बेचती है। लीबिया के वारलोड्स अपने एरिया को ब्लैक मार्केट आर्म हब की तरह चलाते हैं। कार के क्रिमिनल नेटवर्क्स वेपन्स की रीसेलिंग और क्रॉस बॉर्डर डील्स करते हैं। ये तीनों देश मिलकर इलीगल सुपर हाईवे बनाता है जहां से वेपन्स सूडान में गिरते रहते हैं। जमीन के अलावा हवा में भी एक डेंजरस सिस्टम चलता है। कई फ्लाइट्स ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर ऑपरेट होती है। फ्लाइट मैनिफेस्ट में लिखा होता है मेडिसिन, फूड रिलीफ, इमरजेंसी किट्स, लेकिन जब कैरेट्स खोलते हैं तो अंदर होता है एमुनिशन, राइफल कंपोनेंट्स और इंपोर्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे वेपन्स हाईवे को आखिर चला कौन रहा है? कौन सा देश, कौन सा इंटेलिजेंस नेटवर्क, कौन सा हिडन प्लेयर सूडान की इस जंग को फ्यूल दे रहा है? हर जंग के पीछे सिर्फ बंदूक नहीं होती, कई बार पीछे होता है फ्लैग का शैडो। देश नजर नहीं आते पर उनके फायदे हर जगह नजर आते हैं। सूडान के सैंड ड्यून्स, गोल्ड माइंस, बॉर्डर रूट्स, इन सब पर कुछ इनविजिबल शैडोज गिरे हुए हैं। शैडोज जो बताती हैं कि सूडान की जंग सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से भी चलाई जा रही है, जो इस कहानी का शैडो है। सूडान के गोल्ड नेटवर्क में यूएई का रोल सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट के हिसाब से सूडान का इलीगल गोल्ड सबसे ज्यादा दुबई के रिफाइनरीज में रिफाइन होता है। यानी गोल्ड सूडान से निकलता है पर पैसा दुबई में बनता है। कई रिपोर्ट में मेंशन है कि चाड बॉर्डर से चलने वाली कुछ कार्गो फ्लाइट्स यूएई लिंक्स कैरियर से जुड़ी हुई होती है। मैनिफेस्ट में लिखा होता है एड फ्लाइट्स, लेकिन कैरेट्स में होता है हाई वैल्यू कार्गो। सूडान के गोल्ड रूट में यूएई एक मेजर इकोनॉमिक हब बन गया है, जहां ब्लैक गोल्ड व्हाइट बनकर ग्लोबल मार्केट में घुल जाता है। इजिप्ट का इंटरेस्ट डायरेक्ट और पॉलिटिकल है। इजिप्ट सूडान की नेशनल आर्मी एसएएफ का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माना जाता है। रीजन सिंपल है, नाइल, रेड सी और स्टेबिलिटी बैलेंस। इजिप्ट नहीं चाहता है कि सूडान इतना पावरफुल हो जाए कि इजिप्ट के रीजनल इन्फ्लुएंस को चैलेंज करे। कई बार इजिप्ट ने एसएएफ सोल्जर को ट्रेनिंग दी, इंटेलिजेंट सपोर्ट दिया और डिप्लोमेसी में एसएएफ का स्टैंड सपोर्ट किया। इजिप्ट के लिए सूडान एक बफर जोन की तरह है। अगर सूडान वीक रहे तो इजिप्ट सेफ रहता है। इस तरह दोस्तों दुनिया के 6 बड़े बड़े देश में से कोई भी नहीं चाहता है कि सूडान स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि सब अपना अपना फायदा निकालने के चक्कर में लगा हुआ है। सूडान के अंदर गोलियां चलती हैं पर उन गोलियों का पैसा बाहर के देशों के जेब में गिरता है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, असली पैसा कहां से आता है और कहां जा रहा है? जब एक देश में वार चलता है तो सिर्फ लड़ाई नहीं होती, वहां एक नई इकोनॉमी पैदा होती है जिसे कहा जाता है वार इकोनॉमी। वार इकोनॉमी का मतलब होता है जितनी ज्यादा बर्बादी उतना ज्यादा पैसा। सूडान में हर गोली, हर चेक पॉइंट, हर ब्लैक मार्केट नेटवर्क एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। यह वार इसलिए चल रहा है क्योंकि कई देशों के लिए यह फायदे का सौदा बन चुका है। खाने का अनाज, पानी का एक कैन, सूडान के लिए यह सब सर्वाइवल आइटम नहीं बिजनेस आइटम बन चुके हैं। फूड सप्लाई ट्रक को मिलिटियाज रोककर अपना टैक्स लेती है या पूरा ट्रक ही ले लेती है और फिर उसको ब्लैक मार्केट में बेचती है। वाटर टैंकर्स का हाल और भी बुरा है। कई इलाकों में पानी पूरी तरह मिलिटियाज के कंट्रोल में होता है। ये लोग पानी को एक वेपन्स की तरह यूज करते हैं। जिस एरियाज में कब्जा चाहिए उसका पानी बंद कर दो। सूडान में पानी और खाना अब एक प्रॉफिट प्रोडक्ट बन चुका है। सूडान में हर चेक पॉइंट असल में एक टूल बूथ बन चुका है। जिस व्हीकल को अलोड करना है पैसा लो, जिसे रोकना है धमकी दो, जिसे लूटना है तुरंत लूट लो। एक ट्रक को चेक पॉइंट क्रॉस करने के लिए 10 से 20 अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग फी देनी पड़ती है। हर चेक पॉइंट पर मिलिटिया के 4-5 लोग बैठे होते हैं जो हर गाड़ी से टैक्स लेते हैं। यह टैक्स ऑफिशियली नहीं होता, यह जंगल टैक्स होता है और इसी मनी से मिलिटियाज को वेपन्स, व्हीकल
मेडिकल्स और राशन मिलता रहता है। सूडान में पीस टॉक्स हर बार इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि लोग लड़ना नहीं चाहते। पीस टॉक्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जंग प्रॉफिटेबल है। अगर पीस आ जाएगा तो गोल्ड पर टैक्स लगेगा, वेपन्स के रास्ते बंद हो जाएंगे, चेक पॉइंट्स का टैक्स बंद हो जाएगा, फ्यूल ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी और पॉलिटिकल एलाइट का कंट्रोल टूट जाएगा। इसलिए हर साइड पीस की बात करती है पर अंदर से हर साइड वार इकोनॉमी को चलने देती है। सूडान के रेफ्यूजी कैंप में जिंदगी एक स्ट्रगल है और यह स्ट्रगल हर घंटा बढ़ रहा है। कुछ कैंप में लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाते हैं। पानी मिल भी जाए तो वो पीने लायक नहीं होता। टेंट इतने ओवर क्राउडेड हैं कि एक टेंट में 5 लोग के रहने की जगह होती है पर रख दिए जाते हैं 20 से 25 लोग। खाने के राशन कभी आता है कभी नहीं आता और एड एजेंसीज को भी कैंप तक पहुंचने में जान का खतरा बना रहता है। वार के बीच हॉस्पिटल बंद हो गए, डॉक्टर भाग गए, मेडिसिन की सप्लाई रुक गई। इसका नतीजा ये हुआ कि डिजीज आउटब्रेक्स हो गया। मलेरिया, कोलरा, डेंगू ये सब इतनी तेजी से फैल रहा है जैसे हवा में कोई जहर घूम रहा हो। कई इलाकों में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं बचे। लोग कहते हैं कि हम डिजीज से ज्यादा मेडिसिन की कमी से मर रहे हैं। खार्तूम का कोलैप्स सिर्फ बॉम्बिंग से नहीं हुआ है, एक लूट इकोनॉमी ने पूरी सिटी को अंदर से खा लिया है। हर बिल्डिंग, हर ऑफिस, हर शोरूम को सिस्टमेटिक तरीके से लूट लिया गया है। इलेक्ट्रिक वायर्स तक निकाल लिए गए, हॉस्पिटल इक्विपमेंट को ट्रक में भर भर कर ले जाए गए, बैंक, एटीएम्स, पेट्रोल पंप सब कुछ बिल्कुल खाली कर दिया गया। सूडान के शहरों में हंगर सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं एक वेपन बन चुकी है। सप्लाई लाइंस को काट दिया जाता है, फूड ट्रक को सिटी के बाहर ही रोक दिया जाता है, मेडिसिन को एंटर होने नहीं दिया जाता। इसको एक्सपर्ट्स अर्बन स्टारवेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां शहरों में लोग भूख से निमट रहे होते हैं और बाहर से कोई हेल्प पहुंच ही नहीं पाती। सूडान की कहानी कभी खत्म नहीं हुई पर इस वक्त सूडान एक रास्ते पर खड़ा है। एक रास्ता एंडलेस वार की तरफ और दूसरा एक लास्ट चांस की तरफ। आम लोग, बच्चे, महिलाएं, ओल्ड पेरेंट्स सब एक ही बात कहते हैं, अ नेशन इज क्राइंग फॉर हेल्प। सूडान को सिर्फ एक सीज फायर नहीं चाहिए दोस्तों, सूडान को एक फ्यूचर चाहिए।